वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स 2024 का रिजल्ट कल पब्लिश हुआ था आयोग के द्वारा और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मैक्सिमम सिलेक्शन में एक बार फिर से हमारे 5500 स्टूडेंट्स जो है लगभग इनरोल हुए थे 2024 के कोर्स में। लगातार एग्जाम आगे गया था, इस वजह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े थे हर बार की तुलना में। और इस बार जो है 900 प्लस जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं, 900 प्लस सिलेक्शंस अभी तक में जो है बताए जा चुके हैं। हमारे स्टूडेंट्स ने खुद जो है रिपोर्ट किया है, सिर्फ ये वो संख्या है 900 प्लस सिलेक्शन जो है पेड ग्रुप से। और लगातार हमारे फ्री इनिशिएटिव को फॉलो करने वाले लोग सिलेक्ट हुए हैं और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। ये बार का जो पेपर था 2024 वाला काफी टफ और लेंदी पेपर था, आपने खुद ही देखा होगा, काफी लेंदी पेपर ये था और टफ पेपर था पिछले 5 वर्षों की तुलना में। लेकिन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज हमेशा आपको इजी, मॉडरेट, टफ तीनों ही पेपर के लिए हर तरीके के लेवल के लिए तैयार करके आपको भेजता है, आपकी तैयारी करा करके। और जो लोग रेगुलरली रिलीजियसली फॉलो करते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कंटेंट को, हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज यथा टेस्ट सीरीज और पेड ग्रुप की क्विज ग्रुप को, और लगातार जो है वो सिलेक्ट होते रहे हैं। और कई सारे तो ऐसे भी कल मैसेज आए थे कि पिछले 3 बार से वो लोग प्रीलिम्स दे रहे हैं, तीनों बार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के करंट अफेयर को पढ़ करके, हमारे पेड रिसोर्सेज को फॉलो करके, टेस्ट सीरीज और पेड क्विज को फॉलो करके, हमारे अपडेटेड कंटेंट को पढ़ करके लगातार सिलेक्ट होते रहे 3 बार से लगातार। मतलब इजी पेपर में भी सिलेक्ट हुए, मॉडरेट पेपर में भी, और अब तक का सबसे टफ पेपर जो आया था दिसंबर में 2024 में जो हुआ था अभी, इसमें भी जो लोग हैं वो फाइनली सिलेक्ट हुए हैं और आगे मेंस के लिए भी वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही बैच ज्वाइन करने वाले हैं। आप लगातार देख सकते हैं ये सारे मैसेजेस जो है हमारे स्टूडेंट्स ने खुद भेजे हैं और ये वही जो हम दिखा रहे हैं, हम अपना अलग से कोई सर्वे नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट्स ने खुद जो है रिपोर्ट किया है, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को आंकड़ा मान रहे हैं हम लोग और अलग से कुछ नहीं है इसमें। हमारे फ्री इनिशिएटिव से भी तमाम सिलेक्शन हुए हैं और पेड रिसोर्सेज से तो हुए ही हैं। जो लोग इनरोल हुए थे इन लोगों ने ग्रेटिट्यूड के तौर पर जो मैसेज भेजे हैं वही यहाँ पे हम जो है शो कर रहे हैं। इन लोगों ने पहले पेमेंट प्रूफ भेजा था और जब आप भेजते हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ है प्रीलिम्स में और मेंस के लिए आगे जाना चाहते हैं, हमेशा ही किसी भी टीचर के लिए, किसी भी संस्थान के लिए कुछ सबसे बड़ी खुशी की बात यही होती है। ये पर्टिकुलर वीडियो आरओ का स्ट्रैटेजी वीडियो है और जो लोग हमारे पेड ग्रुप में आए हैं, आरओ का ग्रुप जिन लोगों ने 1 मार्च से ज्वाइन किया है, जो 1 मार्च से हमने प्रीलिम्स का आरओ री एग्जाम के लिए पेड ग्रुप शुरू किया, उसका ये स्ट्रैटेजी वीडियो है। यूपीपीएससी सिलेक्शंस के बारे में दिखाने का उद्देश्य सिर्फ आपका मनोबल बढ़ाने का था। जो लोग भी हमारे यहाँ पे एनरोलमेंट ले चुके हैं या फिर अपने आप को जो है मन बना रहे हैं यहाँ पर एनरोल होने के लिए, आप लोग खुद ही देखिए किसी भी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ने लगातार इतने वर्षों तक लगातार कंसिस्टेंटली सिलेक्शन नहीं दिए हैं। हमारे साथ कई सारे इंस्टीट्यूट शुरू हुए थे, बहुत सारे फ्रॉड टैक्टिक्स उन लोगों ने अपनाए और आज तक उनका नाम निशान खत्म हो चुका है या फिर उनके टीचर जो है कहीं पर दूसरा व्यवसाय कर रहे हैं। हमारी टीम लगातार यूपीपीएससी के एग्जाम में आपको सफलता दिलाने के लिए प्रयासरत रही है। ज्ञान सर के नेतृत्व में ये कारवां शुरू हुआ था, काफी सारे लोग अब हमारी टीम में जुड़ चुके हैं और सभी लोग इतने सक्षम है कि आपको लेटेस्ट कंटेंट दे करके, आपको इतनी प्रैक्टिस करवा करके कि जिस भी एग्जाम में आप एनरोल होंगे तैयारी के लिए हमारे इंस्टीट्यूट के साथ, आप वो एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, बशर्ते आप हमारी बताई गई स्ट्रैटेजी के हिसाब से, हमारे दिए गए कंटेंट को पढ़ करके, हमारे दिए हुए प्रैक्टिस रिसोर्सेज से प्रैक्टिस करके और रिवीजन करके अपने आप को परीक्षा के पहले तैयार कर लें। इतने सारे लोगों ने कहा कि 2024 का पेपर अब तक का सबसे टफेस्ट है, ऐतिहासिक पेपर है। कुछ नहीं हुआ ऐसा। हमारे स्टूडेंट्स जो लगातार तैयारी कर रहे थे हमारे साथ, लगातार एग्जाम पोस्टपोन होते होते अपने आप को इतना परिपक्व कर चुके थे कि वो लोग जो है 80, 85, 90 क्वेश्चन तक का लोग सही कर रहे थे और उनका इजिली जो है प्रीलिम्स क्लियर हो गया है। आरओ का भी अब एग्जाम जल्द ही अपेक्षित है, जल्द तो नहीं कह सकते लेकिन समिति की रिपोर्ट जल्द आ सकती है और एग्जाम पैटर्न को लेकर जो भी संशोधन या फिर जो चेंजेस एक्सपेक्टेड है वो जल्द देखने को मिल सकते हैं और साथ ही एग्जाम डेट भी। तो आरओ के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, काफ़ी दिन इसको एग्जाम को भी हो गए हैं, ठीक है। लास्ट ईयर फरवरी में कंडक्ट हुआ था अगर आपको याद हो, और फरवरी अभी खत्म हो चुका है 2025 वाला, तो काफ़ी समय बीत चुका है। और लास्ट टाइम भी एक टफ पेपर आया था, 2024 का पेपर भी टफ पेपर था और आरओ का जो प्रीलिम्स री एग्जाम होगा ये भी एक टफ पेपर होगा, लेकिन कट ऑफ हमेशा उसी के अनुरूप कम भी रहता है। तो एक टफ पेपर की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। जिन लोगों की तैयारी छूट गई है, जिन लोगों का टच छूट गया है लास्ट टाइम प्रीलिम्स देने के बाद, वो इस ग्रुप में आकर के हमारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर के माध्यम से, हमारे कंटेंट के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज के हिसाब से प्रैक्टिस करके खुद को पूरा तैयार कर सकते हैं। जैसे 2024 अपर प्रीलिम्स में हुआ, वैसे ही आप भी यही अनुभव प्राप्त करेंगे कि अगर आपने अच्छे से रिलीजियसली हमारे कंटेंट को फॉलो किया। देखिए सिर्फ एडमिशन लेना काफ़ी नहीं है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम ने कभी भी नहीं क्लेम किया कि आप सिर्फ एडमिशन ले लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ऐसी चीज़ें नहीं काम करती। एडमिशन लेकर के आपको पढ़ना पड़ेगा, रिलीजियसली सारे कंटेंट को फॉलो करना पड़ेगा, सारे अपडेट्स फॉलो करना पड़ेगा, पेड क्विज के सारे क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, टेस्ट सीरीज हमारी लगानी पड़ेगी, लेकिन इसके बाद कोई भी पेपर आपको कट ऑफ से पीछे नहीं कर सकता है।
आरओआर के पेड ग्रुप में अगर आप आ चुके हैं तो आपको स्टडी मटेरियल ग्रुप में ऐड किया गया होगा, आपको डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में ऐड किया गया होगा। इसमें आप पूरे सिलेबस संबंधित कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, हमारे एडमिन उस डाउट को सॉल्व करेंगे। आपको लेटेस्ट करंट अफेयर अपडेट, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर जितना एग्जाम के लिए जरूरी होगा यहीं पर मिल जाएगा। पेड प्रैक्टिस रिसोर्सेस हमारे टेस्ट सीरीज और पेड क्विज, जिससे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। 2024 में जो पेपर हुआ था, जो कैंसिल हुआ, उसमें भी आए थे, आपके एग्जाम में भी आएंगे। आपको लगातार फॉलो करना है, टफ क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करना होगा। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी इसमें मिलेंगे, जिससे जो लोग बिगिनर हैं, जो लोग पहली बार जीएस वगैरह की तैयारी करेंगे, क्योंकि जीएस वाला पेपर ही टफ होता है। हिंदी वाला पेपर यूजुअल रहेगा, जिसमें आप 55 प्लस ला सकते हैं हमारे कंटेंट को पढ़ करके, हमारे वीडियोस देख करके, वो हो जाएगा। रीजनिंग भी हो जाएगी। जो जीएस वाले सब्जेक्ट हैं उसमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत रहेगी, क्योंकि जीएस वाला एक टफ पेपर होगा, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। स्ट्रैटेजी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, इसमें सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अभी तक तो इंट्रो ही चल रहा है, आगे स्ट्रैटेजी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपको क्वेश्चन यूपीपीएससी में लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा, और उसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, सब अभी एक एक करके बात करने वाले हैं हम लोग। इस सिलेबस की हमको तैयारी करनी है, ये तो आप इतनी बार देख चुके होंगे पिछली बार से, और जो लोग अपीयर होंगे वो तो मतलब जो लोग री अपीयर होंगे, एटलीस्ट आपको एग्जाम हॉल तक का अनुभव मिल चुका है। इतना बड़ा अनुभव कोई नहीं प्राप्त करता है कि परीक्षा देने जा रहे हैं और एक बार पहले ही परीक्षा ट्रायल के तौर पर दे चुके हैं। खैर, जोक्स अपार्ट, काफी आप लोगों ने समय अपना गंवा दिया पेपर लीक होने की वजह से, कैंसिल होने की वजह से, लेकिन अब आशा है कि आयोग ने जैसे 2024 का पेपर सफलतापूर्वक कराया बिना किसी जो है इम्पेडिमेंट के, वैसे ही ये वाला पेपर भी कंडक्ट होगा, और आपको जो है फेयर चांस मिलेगा, और जो अपनी प्रतिभा के हिसाब से सक्षम है वही अच्छी पोस्ट तक पहुंचेगा, जो नियम होना चाहिए। तो सारी व्यवस्था यहाँ पर आयोग को करनी है। आपको अपनी व्यवस्था बनानी है कि जैसे 2024 का पेपर 12 फेब को हुआ था, कई सारे लोग उसमें चौंक गए थे, और कई सारे लोग जो है 10-20 सवाल भी अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे थे जीएस पेपर में सही वाले। तो आपको अपनी कमी सुधारने का 1 वर्ष मिला। अभी 1 वर्ष में भी कुछ नहीं कर पाए हैं, हमारे बैच में आए हैं, सिर्फ आपको हमारा कंटेंट फॉलो करना है। लगातार जो है 5-6 घंटे डेली की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, डेली पढ़ना पड़ेगा, 5-6 घंटे आपको देने पड़ेंगे। सिर्फ फी देना काफी नहीं था, ठीक है, फी तो दिया ही आपने हम हमारे इंस्टीट्यूट को, अब आपको अपना समय भी देना पड़ेगा, एटलीस्ट जो है 100 दिवस देना पड़ेगा। 100 दिवस में आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे और रिवीजन भी कर लेंगे। एग्जाम डेट अभी नहीं है, अभी भी आपके पास समय बचा है। डेली 4-5 घंटे भी निकाल सकते हैं वर्किंग लोग, तब भी सफिशिएंट रहेगा। वैसे तो 6 घंटे आपको लगभग देने चाहिए स्टडी के लिए, पीसीएस से संबंधित कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, यूपीपीएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं। लेकिन अगर 4 घंटे भी वर्किंग होते हुए, हाउस वाइफ होते हुए निकाल लेंगे तो सफिशिएंट रहेगा। इन सभी विषयों की हमको तैयारी करनी है, जिनके बारे में आपको पता है। अब इन्हीं विषयों से इतने टफ क्वेश्चन भी बन जाते हैं, इजी क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको जो है इजी मॉडरेट वाले सवाल निकालते हुए कट ऑफ तक पहुंचना है, यही सबसे बड़ी आपकी परीक्षा है। इसमें सामान्य हिंदी के बारे में बात करें, ऑब्जेक्टिव पेपर 60 अंकों का, 60 प्रश्नों का होता है। ये बड़ा ट्रेडिशनल टाइप का आता है। इतनी बार हमने इस पेपर की तैयारी कराई कि एक ट्रेंड हम इसमें देख चुके हैं कि 55 सवाल जो है ये सरल और जो है मध्यम स्तर के आते हैं। 55 सवाल यहाँ पे सरल मध्यम स्तर के आते हैं, सरल और मध्यम, यानी कि आपने अगर तैयारी की है ठीक ठाक, हमारे नोट्स से पढ़ा है और हमारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर से एक बार अवधारणाएं समझ ली हैं सभी टॉपिक्स की, तो सरल मध्यम वाले आप पूरे 55 सवाल कर ले जाएंगे। और यही हमारा टारगेट भी है कि 55 से 57 के बीच आपको पहुंचना है। करीब 3 सवाल जो है ये कठिन स्तर के आयोग पूछता ही है, इन 60 में से 3 सवाल जो है ये कठिन स्तर के आते हैं, कठिन स्तर के। और 2 सवाल तो मैं देख रहा हूँ कि हर बार गलत ही हो जाते हैं, उसमें इतना ज़्यादा क्लोज ऑप्शन देते हैं कि कई बार तो गलत ही दे देते हैं। 2 सवाल ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा सही उत्तर आपका हो सकता है, अब उसको आयोग डिलीट करता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये 60 पूर्णांक का तो होता है, लेकिन आपको फेयर चांस 58 सवालों का ही सही करने का अवसर मिलता है। फेयर चांस की बात करें तो 58 में से जो है 55-56 आपको यहाँ पे लाना पड़ता है, और यही यहाँ पे सफिशियंट होता है। ये तो बात हो गई हिंदी की। अब आपको जीएस में यानी सामान्य अध्ययन में कितना टारगेट करना है। मेरे हिसाब से जीएस में तैयारी करते समय, मॉक टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करते समय, पेड क्विज लगाते समय आपको 140 में से 70-75 प्रश्नों का टारगेट करना पड़ेगा, और इसमें 13 प्रश्न, 12 प्रश्न से लेकर 14 प्रश्न तक रीजनिंग वाले होते हैं। वो सारे के सारे आप सही कर सकते हैं। एक आधा कोई डिफिकल्ट वगैरह फंस गया या फिर थोड़ा सा गलत डेटा किसी में आ गया तो उसको छोड़ करके रीजनिंग के सारे सवाल अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। रीजनिंग के बारे में कुछ भ्रांतियां हैं जो लोगों में कि आपने मैथ्स रीजनिंग कभी नहीं पढ़ा, साइंस साइड नहीं है तो आप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देखिएगा जो हम पेड ग्रुप पे देंगे, उसके अनुसार बस आपको कुछ सवालों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा लिए रीजनिंग के हमारे वीडियोस को देखने के बाद, और जो भी टेस्ट सीरीज आएगी उसको अटेम्प्ट करने के साथ, तो आप कर ले जाएंगे। तो बचा यहाँ पे कितना, आपके बचे 125 में से 125, अगर हम मान लें 15 रीजनिंग हटा करके, तो 125 में से सिर्फ 60 ही आपको स्कोर करने होंगे, ठीक है, रीजनिंग में। तो इस तरीके से 140 में से ओवरऑल जो है 70-75 आपको यहाँ पे प्रश्न सही बनाने पड़ेंगे, निगेटिव मार्किंग का इफेक्ट हटा करके। 70-75 प्रश्न यहाँ से अगर आप बना ले गए, 55 प्लस या फिर मान लीजिए 53 या 52 भी यहाँ पे आ गए, तो आपका कट ऑफ यहाँ पर निकल जाएगा। ऐसा ही कट ऑफ आजकल यूपीपीएससी में बन रहा है। पेपर डिफिकल्ट आ रहा है और कट ऑफ जो है लगातार गिरने का ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसा पेपर हुआ था 12 फरवरी को उसके हिसाब से, और अभी हाल का जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है जिसमें लेंदी क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें लेंदी क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, और क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट टफ रखने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे ट्रेंड को देखते हुए इतना कट ऑफ मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि 70-75 यहाँ हो गए और 55 प्लस आपके यहाँ हो गए, तो आराम से कट ऑफ आपका निकल जाएगा।
यूआर के लिए मैं मानकर चल रहा हूँ 120 आपका कट ऑफ रह सकता है आउट ऑफ 200। 120 यहाँ पे कट ऑफ रहेगा। हिंदी जीएस का अब एक साथ पेपर होने की बात कही गई थी, अब लेकिन देखते हैं समिति क्या प्रस्ताव रखती है। लेकिन मेरे हिसाब से सिलेबस से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, तो आपको 200 में से यूआर कैंडिडेट के लिए, अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए 120 122 नंबर यहाँ पर पर्याप्त हो जाएंगे प्रीलिम्स में सिलेक्शन के लिए। फिर आप मेंस की तैयारी करिएगा। लेकिन सिर्फ यहाँ पर आंकड़े बनाने वाली बात नहीं है। जीएस का पेपर इतने टफ लेवल का आ रहा है कि 70-75 सही करने के लिए भी अच्छी खासी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अच्छी खासी पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जीएस का जो पेपर होता है आरओ का, ये टफ पेपर होता है। आरओ का कई लोगों का एनालिसिस है कि आरओ का जो जीएस का पेपर टफ होता है वो यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स से भी कई गुना टफ होता है। और मैं कुछ हद तक एग्री भी करूंगा। कुछ क्वेश्चन आरओ के इतने टफ रखे जाते हैं कि पीसीएस वाले स्टूडेंट भी कई बार सॉल्व नहीं कर पाते हैं। और आरओ में यूपी जीके पूछी जाएगी, ठीक है, यूपी करंट अफेयर भी आएगा। यूपीपीएससी अपर में तो आजकल यूपी जीके यूपी करंट से थोड़ा सा किनारे कर रखा है आयोग ने, लेकिन इसमें जरूर पूछेंगे। अभी कुछ लोगों का शायद डाउट भी आया था कि 2024 के अपर प्रीलिम्स में जो दिसंबर में हुआ था उसमें यूपी जीके यूपी करंट अफेयर से प्रश्न नहीं आया, तो क्या सर हमें आरओ के लिए भी नहीं तैयार करना है? तो ऐसा नहीं है, आपको बिल्कुल यूपी बजट भी तैयार करना है, ठीक है। आरओ के लिए यूपी स्टैटिक जीके भी तैयार करना है और यूपी का करंट अफेयर भी तैयार करना है, और इससे तमाम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश स्पेशल पूछा जाता है आरओ में, यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स पे पूछा जाए या फिर ना पूछा जाए, तो यूपी स्पेशल अच्छे से तैयार करना है, और बल्कि सारे विषय तो तैयार करने ही है। आपको 70-75 तभी अचीव होंगे जब अच्छे से तैयारी करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। प्रैक्टिस का महत्व बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि आजकल जिस हिसाब से क्वेश्चन बन रहे हैं, सरल सरल से 2 स्टेटमेंट भी दिए हैं, लेकिन इतने जानबूझकर इसके ऑप्शन ऊपर नीचे रखे जा रहे हैं कि प्रैक्टिस जिन लोगों ने नहीं किया होगा वो आप अपने लक्ष्य से दूर जाते चले जाएंगे। आयोग का मंतव्य ही स्पष्ट है कि जो लोग तैयारी के साथ साथ प्रैक्टिस करे हुए हैं उन्हीं का एग्जाम निकले। तो टारगेट यहाँ पर क्लियर हो गया, हमको 120 से 122 के आंकड़े तक पहुंचना है, और सभी कैटेगरीज के लिए इतना कट ऑफ यहाँ पे सफिशिएंट हो जाएगा जिस हिसाब से पेपर आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि ट्रेंड बदल जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। होने को तो कुछ भी हो सकता है पेपर थोड़ा सा इजी मॉडरेट साइड दे दें, तो यही कट ऑफ यहाँ पर बढ़ जाएगा। आपको फिर 135 से 140 लाने की अपेक्षा की जाएगी, लेकिन जिस हिसाब से पेपर आ रहा है 120 122 मोर देन सफिशिएंट होगा कट ऑफ निकालने के लिए। तो टारगेट की बात हो गई, टारगेट को लेकर लोग कंफ्यूज रहते हैं, और टारगेट भी स्पष्ट है, हमको 55 प्लस करीब हिंदी मिलाने हैं, और 70 से 75 अंक यहाँ पर हमको सामान्य अध्ययन में स्कोर करने हैं, रीजनिंग के अच्छे क्वेश्चन, मतलब अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन सही करने के बाद। वर्तमान परिस्थिति में अभी कोई एग्जाम डेट आपके सामने नहीं है, टारगेट को लेकर कई लोग कंफ्यूज हैं। हाल ही में यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था, उसमें पेपर कठिन स्तर का देखने को मिला था। एक लेंदी पेपर आया था, यानी कि लंबे लंबे स्टेटमेंट हो गए, 36 पेज का पेपर हो गया, बड़े बड़े सवाल हो गए, और अवधारणाओं पर आधारित सवाल हो गए, असर्शन रीजन वाले कई सारे सवाल हो गए, मैचिंग वाले सवाल हो गए, असर्शन रीजन वाले सवाल हो गए, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले सवाल हो गए, यानी कि एक एक कह सकते हैं सवाल में 4-4 कथन पूछ रहे हैं, 5-5 कथन पूछ रहे हैं, ऐसे सवाल, कथन कारण वाले सवाल, एक से अधिक कथन वाले सवाल, 3-3 4-4 कथन वाले सवाल। इसमें बस आयोग की मंशा स्पष्ट है कि आपने अच्छे से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, क्योंकि एक सवाल में मतलब 4 कथन अगर दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कोई भी कंसेप्ट पूछ रहे हैं तो उसकी ओवरऑल डिटेल आपके पास होनी चाहिए, ठीक। तो पेपर कठिन स्तर का रह सकता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। अब तो आप यहाँ पर संशोधन भी कर सकते हैं कि पेपर कठिन स्तर का रहेगा। कठिन स्तर के पेपर की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। समिति की रिपोर्ट का इंतजार मत करिए। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? समिति तो अपनी रिपोर्ट दे देगी ही, और पेपर भी हो जाएगा। इतने दिन तक पेपर टला है, जब भी एग्जाम डेट अनाउंस होगी बहुत ज्यादा समय आयोग आपको नहीं देगा तैयार करने के लिए, तो अभी तैयारी का समय है, इसको गवाइए नहीं। निष्कर्ष रूप में आपको क्या करना है, आपको पढ़ाई पर फोकस करना है। जो जो एरियाज आपके वीक थे, अब इससे अच्छा मौका तो आपको मिलेगा नहीं कि आप ऑलरेडी एग्जाम दे करके आ रहे हैं, वो एग्जाम कैंसिल हो गया है, तो आपको पता चल चुका होगा कि पेपर में कितना आप कर पा रहे थे। आप 10-20 सवाल ही सही कर पा रहे थे जीएस में, 30-40 सवाल ही सही कर पा रहे थे, तो इसका मतलब है कि आपको काम करने की जरूरत है सामान्य अध्ययन में और समसामयिकी पर। जो भी विषय आपका कमजोर है उस पर मेहनत कीजिए। हिस्ट्री में कम आपके बन रहे थे तो हिस्ट्री को देखिए, ठीक है। ज्योग्राफी में कम आप स्कोर कर पाते हैं तो ज्योग्राफी को देखिए। जो भी कंसेप्ट आपके कमजोर हैं उसका रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देखिए, पूरा समय है अभी। साइंस का देख सकते हैं, साइंस में कम स्कोर कर पाते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस करिए। पुराना पेपर उठाइए जो आप देने गए थे 12 फरवरी वाला, उसको ध्यान से देखिए। उसमें देखिए कि क्या यहाँ पे आप नहीं कर पा रहे थे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वाले सवाल नहीं कर पा रहे थे, इकोनॉमी वाले नहीं कर पा रहे थे, कि इन्वायरमेंट वाले में फंस रहे थे, करंट अफेयर के आप कितने सवाल सही कर पाए थे। इस सब का एनालिसिस थोड़ा सा करिए, और बस बहुत ज्यादा समय उसको नहीं दीजिए। 1-2 दिन एनालिसिस करके आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा दिए गए कंटेंट को पढ़ने में जुट जाइए। टारगेट हमने आपको बता ही दिया है, और ये अचीव कैसे होगा वो भी यहाँ पे देख लीजिए। अचीव इस तरीके से होगा, आपको पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं बनेगा। जो कुछ लोग आपको शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह के शॉर्ट वीडियो परोस रहे हैं उनसे प्लीज दूर रहिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने हमेशा कहा है कि आपको पूरा सिलेबस तैयार करना पड़ेगा। आप एग्जाम में पिक एंड चूज करेंगे कौन सा सवाल आप करेंगे कि नहीं करेंगे, तैयारी के दौरान आपने डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग थंबनेल जो डालते हैं, अट्रैक्टिव थंबनेल,
उससे सिर्फ उन्हीं का फायदा होता है, स्टूडेंट का सिर्फ घाटा हो सकता है ऐसे थंबनेल से। थंबनेल क्या रहेगा, थंबनेल रहेगा कि सिर्फ इन 3 किताबों को पढ़ करके या फिर सिर्फ इन 3 विषयों को तैयार करके आप कट ऑफ निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं होता है, ऐसी चीज़ें नहीं काम करती है। आयोग ऐसे प्रश्न ही नहीं बना रहा है कि सिर्फ 3 विषय आप पढ़ लें, ठीक है? 10 पॉइंट का सिलेबस है, कोई सजेस्ट कर रहा है कि सिर्फ 3 को पढ़ करके आप कट ऑफ निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। मान लीजिए 3 विषय पढ़ करके आप कट ऑफ निकाल भी लेते हैं, तो इसका लाभ क्या है? आपको तो मेंस भी देना है और मेंस इसमें जो है ऑब्जेक्टिव ही होता है। आपको पता होना चाहिए एक और ऑब्जेक्टिव पेपर मेंस में होगा और उसके मार्क्स जुड़ेंगे फाइनल मेरिट डिसाइड होने में। तो सिर्फ 3 विषय पर नहीं फोकस करना है, फोकस सारे विषयों पर करना है, सारे टॉपिक्स पे करना है, लेकिन जो भी सवाल हमको नहीं समझ में आएगा एग्जाम में, उसको छोड़ने की हमारे पास स्वतंत्रता है। ऐसी कोई बाध्यता तो है नहीं कि सब्जेक्ट वाइज पेपर बँटा होता है और आपको अलग-अलग सब्जेक्ट में पास होना है। तो ये सब बुलशिट से दूर रहिए। कोई ऐसी थंबनेल मत देखिए या फिर कोई ऐसा शॉर्ट वीडियो मत देखिए कि सिर्फ ये 3 चीज़ें पढ़ करके आप आरओ की जीएस तैयार कर लीजिए। आप साइंस भी पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, पॉलिटी भी पढ़ सकते हैं, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, सारे बेसिक जो हमने दिए हैं विषय, मतलब जो सिलेबस में है, बेसिक स्टडी मटेरियल जो भी दिया गया है एटलीस्ट उसको जरूर पढ़िए। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर आप एनवायरनमेंट के भी देखिए, मैं तो कहता हूँ आर्ट कल्चर के भी देखिए, क्योंकि ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने आर्ट कल्चर पूरा छोड़ दिया कि सर बहुत बड़ा क्या क्यों तैयार करें इसको। आर्ट कल्चर के बहुत बेसिक से लिस्टिंग आधारित सवाल आ गए। कौन सा डांस फॉर्म कहाँ पे किया जाता है, कौन सी पेंटिंग जो है ये कहाँ फेमस है, ठीक है? और मान लीजिए पूछ लिया कौन सा आर्ट वर्क जो है ये किस स्टेट का है, ठीक है? बस इतना सब पूछ लिया। कौन सा जो कह सकते हैं फ़ोक सॉन्ग, उससे जुड़ा आर्टिस्ट कौन सा है? और बहुत सिंपल सा वन लाइनर टाइप का सवाल पूछ लिया, लेकिन आपने लिस्टिंग नहीं पढ़ी थी हमारी, तो 3 सवाल आपके चले गए। ऐसी गलती नहीं करना है। सारे विषय को इक्वली इम्पोर्टेंस देनी है। आपको एग्ज़ाम के दिन बस पिक चूज़ करना है, जब ओएमआर क्वेश्चन पेपर आपके सामने होगा, तब आपको जो एलिमिनेट करना है कि कौन-कौन से सवाल हम नहीं अटेम्प्ट करेंगे, हमको नहीं समझ में आ रहे हैं। पेपर की तैयारी करते समय सारे विषयों पर इक्वली ध्यान देना है, हिंदी पर भी ध्यान देना है, एनवायरनमेंट पर भी, करंट अफेयर पर भी ध्यान देना है, उत्तर प्रदेश स्पेशल पर भी ध्यान देना है और हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे बड़े विषय पर भी ध्यान देना है। बहुत सिंपल, सरल, टिकाऊ तरीका हम आपको बता रहे हैं पढ़ाई, प्रैक्टिस, रिवीजन का, जिसके बारे में आप जानते हैं। पढ़ाई यानी स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल में क्या-क्या मिलेगा, इसको देख लीजिए। स्टडी मटेरियल हम डेली एक-एक मॉड्यूल के हिसाब से कवर करेंगे, जो सुबह 10 बजे आपको मिलेगा। डे बाय शेड्यूल 100 दिवस तक चलेगा और नीचे आपका शेड्यूल लगा हुआ है, कौन से दिन कौन सा मॉड्यूल मिलने वाला है आपको। जो लोग सब्जेक्ट के हिसाब से तैयार करना चाहते हैं, उनके लिए भी सुविधा रखी गई है। ज़रूरी नहीं कि आप 100 दिवस तक मॉड्यूल का वेट करते रहें या मॉड्यूल के हिसाब से पढ़ें। आप सब्जेक्ट वाइज़ अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बना करके पढ़ सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज़ पीडीएफ दिए जाने का शेड्यूल इस हिसाब से गिवन है। हिस्ट्री का आपको 5 मार्च को मिलेगा, राजो व्यवस्था का 8 मार्च को, ज्योग्राफी का आपको 11 मार्च को, साइंस का 14 मार्च को, एनवायरनमेंट का 17 मार्च को, इकोनॉमी का 20 मार्च को, यूपी जीके सरकारी योजनाएँ, यूपी जीके एमसीक्यू 23 मार्च को, एग्रीकल्चर संबंधी नोट्स आपको 26 मार्च को मिलेंगे, आर्ट कल्चर के नोट्स 29 मार्च को, केंद्रीय सरकारी योजनाएँ ये 1 अप्रैल को, कमेटी और कमीशंस की पीडीएफ जो इस साल के लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक रहेगा 4 अप्रैल को, मिसलेनियस आपको 7 अप्रैल को मिलेगा। तो जो लोग सब्जेक्ट वाइज़ तैयार करना चाहते हैं, सब्जेक्ट वाइज़ तैयार करें, जो लोग मॉड्यूल वाइज़ तैयार करना चाहते हैं, वो मॉड्यूल वाइज़ तैयार करें, आपके ऊपर है पूरे तरीके से। करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर हमें नहीं पता अभी कि कब से कब तक आपको तैयार करना है, एग्जैक्ट ड्यूरेशन क्या होगी या पीरियड ऑफ टाइम कौन सा रहेगा जिसके बीच सवाल आपके बन सकते हैं एग्जाम में, यह भी नहीं पता है क्योंकि एग्जाम डेट ही अभी नहीं क्लियर है। तो इसके लिए सबसे अच्छी रेमेडी यही होती है जो आपके लिए कारगर रहेगी। जैसे फरवरी का, फेब चल रहा है, मतलब फेब तो खत्म हुआ, मार्च शुरू हो चुका है, तो आप जो है फेब से शुरू करिए। फेब 2025 का करंट अफेयर पहले निपटाइए, वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा 4 तारीख को 4 मार्च तक। फिर जनवरी मंथ का आपको मिल जाएगा, ठीक है, जनवरी 2025 का मिल जाएगा। अब आप जो है दिसंबर की तरफ मूव करिए, दिसंबर 2024 का देखिए, फिर नवंबर का देखिए, नवंबर के बाद अक्टूबर 2024 का देखिए। इस तरीके से आगे से पीछे जाते हुए, यानी कि नए से पुराने की तरफ बढ़ते हुए आपको करंट अफेयर तैयार करना चाहिए। यही सबसे अच्छी रेमेडी होती है। इससे क्या होगा कि लेटेस्ट अपडेट आपके पास रहेगा और तब तक एग्जाम डेट भी हो सकता है देखने को मिल जाए। एग्जाम डेट जब आ जाएगी तो हमको एग्जैक्ट टाइम पीरियड पता चल जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक का हमको तैयार करना है और किस मंथ से पुराना करंट अफेयर हमको नहीं तैयार करना है। तो इस तरीके से आपको करंट अफेयर का मैनेज करना है। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर में भी ये रहेगा, नए से पुराने की तरफ आपको बढ़ना है। अब जो कि बिना अभ्यास के आपकी नैया पार नहीं लग पाएगी, और इसको ध्यान में रखते हुए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने तमाम प्रैक्टिस रिसोर्स आपको दिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको 64 टेस्ट इसमें देगा मिनिमम, 28 जिसमें जीएस के फुल लेंथ टेस्ट होंगे, हर टेस्ट में 140 प्रश्न होंगे, 10 यहाँ पे समान हिंदी के फुल लेंथ टेस्ट होंगे, यानी हर टेस्ट में 60 प्रश्न, 10 जीएस के सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे, हर टेस्ट में 50 प्रश्न, 6 समान हिंदी के सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे, हर टेस्ट में 50 प्रश्न, 10 रीजनिंग के टेस्ट होंगे, हर टेस्ट में 50 प्रश्न। तो इतना यहाँ पे प्रैक्टिस का खजाना आपको गिवन है, चाहे वो रीजनिंग की बात करें, चाहे हिंदी की बात करें, चाहे जीएस की बात कर लें। आपके पास इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं कि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और किसी भी बाहरी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पीवाईक्यू तो आप बिल्कुल, पीवाईक्यू कंपाइलेशन जो आ रहे हैं उसको नहीं देखिए, पीवाईक्यू जो हम देंगे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंपाइल करके बस उतना ही देखिए। कुछ लोग जो सजेस्ट करते हैं कि 30-30 साल पुराने पीवाईक्यू लगा लीजिए, सिर्फ समय की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि 30 साल पहले का जो ट्रेंड पैटर्न था वो अलग है और अभी का अलग है, उससे आपको कुछ खास फायदा नहीं मिलेगा।
इससे अच्छा तो आप स्टडी मटेरियल को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लीजिए या फिर अपने प्रैक्टिस रिसोर्सेज को पेड क्विज को लगा लीजिए। पीवाईक्यू सिर्फ उतने ही देखिए जितने हमने कंपाइल करके आपको दिए हैं। हमने ओरिजिनल पेपर पर पीवाईक्यू बनवाए हैं, ओरिजिनल पेपर को मार्क करके दिया है। पीवाईक्यू का सिर्फ इतना महत्व है कि देखना है कि किस टॉपिक से क्या-क्या क्वेश्चन बन चुका है। बस इससे ज़्यादा अब आपको लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि ट्रेंड और पैटर्न लगातार अपडेट हो रहा है। पीवाईक्यू का कुल मिलाकर रेलेवेंस समझिए आप। पीवाईक्यू का रेलेवेंस क्या है? आपको ये मदद करता है ये समझने में कि अच्छा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है, एंग्लो मैसूर वॉर है, इससे क्या-क्या आयोग अभी तक पूछ चुका है और किस हद तक पूछ चुका है, आगे क्या पूछ सकता है। बस इतना जो है हमको इससे भान हो पाता है। हमें ये नहीं पता चल पाता आगे क्या आएगा। क्या-क्या आ चुका है इसके बारे में पता चल जाता है। आगे क्या आएगा ये रीसेंट जो पेपर हुआ होता है उससे अंदाज़ा लग पाता है। और जैसा मैंने बताया कभी भी प्रेडिक्शन गेम में मत पड़िए। कोई भी जो है आपको भविष्यवाणी की तरीके जो है पढ़ाई करवा रहा है जीएस की, वो सही तरीका नहीं है। जीएस का सही तरीका ये है कि एक ओवरऑल सिलेबस को कवर किया जाए, पहले उसकी समझ बनाई जाए, फिर उसके फैक्ट्स को तैयार किया जाए क्योंकि आरओ में फैक्ट्स ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक फैक्चुअल पेपर होता है, तथ्यात्मक पेपर होता है, वस्तुनिष्ठ होता है। इसमें कई सारे तथ्य आयोग आपसे पूछेगा। 140 प्रश्न जो जीएस के होंगे उसमें मेरे हिसाब से करीब 400-500 जीएस के तथ्य ही तो पूछेगा आयोग। पूरे सिलेबस के 400-500 तथ्य आपसे 140 प्रश्नों में बना करके आयोग पूछ लेगा। बस उन्हीं तथ्यों की आपको तैयारी करनी है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि तैयारी के दौरान ही आपको 400-500 चीज़ें पता चल जाएँ। आपको जो तथ्य पढ़ने पड़ेंगे उनकी संख्या 15 से 20 हज़ार रहेगी। उसी में से 400-500 आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करवा लेगा आयोग। यही पेपर है, यही परीक्षा है आपकी। तो 10-20 हज़ार तथ्य तैयार करने के लिए आपको हमारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देखने पड़ेंगे। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर पड़े हुए हैं, मतलब डलवा दिए जाएँगे आपके पेड ग्रुप में। और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर जो है उसको देखते हुए आप चाहे मॉड्यूल वाइज पढ़िए, चाहे आप सब्जेक्ट वाइज पढ़िए। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर जो है इसका उद्देश्य सिर्फ ये है आपको देने का कि आपकी सामान्य समझ बन जाए। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर आपको पूरे विषय से रूबरू करवा देगा। आपने कभी भी साइंस नहीं पढ़ी है, यूपीपीएससी के लिए एनवायरनमेंट नहीं पढ़ा है, आपने कभी भी जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये अवधारणा है, इतने चैप्टर्स होते हैं और इससे ये तथ्य पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। अब उन्हीं में से आपको तैयार करना होता है और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है स्टडी मटेरियल को आप तैयार करिए। स्टडी मटेरियल को चाहे आप पीडीएफ फॉर्म में तैयार करिए, चाहे आप जो है प्रिंट लेके तैयार कर लीजिए। आप एक बार रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देख करके स्टडी मटेरियल पढ़ना शुरू कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल एक बार अच्छे से पढ़ लेने के बाद आप प्रैक्टिस रिसोर्स पे आ जाइए। प्रैक्टिस रिसोर्स में जो आपकी गलती समझ में आए, जो भी आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, उसको फिर आकर के आप रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज करने का भी 2 तरीके हैं। रिवाइज करने का पहला तरीका ये है, तरीका नंबर 1 कि आप स्टडी मटेरियल को फिर से रिवाइज करिए बार-बार। आपके साइंस के ज़्यादा सवाल गलत हुए थे हमारे फुल लेंथ टेस्ट में। साइंस का स्टडी मटेरियल जो दिया है सब्जेक्ट वाइज वाला उसको पढ़िए अच्छे से और दोहराइए, आपको गलतियाँ समझ में आएगी कि अच्छा ये दिया हुआ था स्टडी मटेरियल में तब भी मैंने गलत कर दिया। तरीका नंबर 2 ये है कि आप रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर फिर से देखिए एक बार। ये सेकंड वाला जो तरीका है थोड़ा-सा टाइम टेकिंग है, लेकिन आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी इसमें पा जाएँगे। जिस भी टॉपिक से आपके सवाल गलत हो रहे हों, जैसे हिस्ट्री में गलत हुए हैं ज़्यादा, ज्योग्राफी में गलत हुए हैं, मिसलेनियस पे गलत हुए हैं, तो आप रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देखिए इसका। आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे हमने गलती की, कहाँ पे हम नहीं समझ पाए या फिर कौन-सा तथ्य याद नहीं रख पाए। और इसी तरीके से फीडबैक मैकेनिज़्म पर आधारित आपकी तैयारी आगे बढ़नी चाहिए। डेली 5-6 घंटे यहाँ पे ज़रूरी होंगे इसके लिए। हमारी स्ट्रैटेजी सुनने में बड़ी आसान लगती है, लेकिन इसको फॉलो करने में डेली 5-6 घंटे आपको देने पड़ेंगे, तभी इसका लाभ मिलेगा। सुनने से लाभ नहीं मिलेगा। स्ट्रैटेजी तो आधे आधे घंटे में खत्म हो जाएगी, लेकिन इसका लाभ लेने के लिए आगे 100 दिवस तक आपको 5-6 घंटे डेली देने पड़ेंगे। प्रैक्टिस रिसोर्स का दूसरा जो सबसे ज़रूरी सोपान है, टेस्ट सीरीज़ के बाद भी जो ज़रूरी सोपान है, वो है पेड क्विज़। टेस्ट सीरीज़ सबसे महत्वपूर्ण है और टेस्ट सीरीज़ के बाद महत्वपूर्ण है यहाँ पे पेड क्विज़। पेड क्विज़ जो है लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से। टेस्ट सीरीज़ के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो सोपान है प्रैक्टिस का, वो है पेड क्विज़। टेस्ट सीरीज़ और पेड क्विज़ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं एक तरीके से। जहाँ पेड क्विज़ में क्या किया जाता है कि लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फैक्ट के रूप में जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसको हम लोग कराते हैं। टेस्ट सीरीज़ में ऑफिशियल पेपर को एक तरीके से एमुलेट करने का प्रयास किया जाता है कि आपको ऑफिशियल पेपर अटेम्प्ट करने की तैयारी पहले से घर पे कराई जाए। इसके लिए टेस्ट सीरीज़ है और ज़्यादातर फैक्ट आपके दिमाग में रच बस जाएँ, इसके लिए पेड क्विज़ कराई जाती है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आरओ री एग्जाम का पेड क्विज ग्रुप है। अब इसको आप देखिए, इसमें हरित क्रांति पर आधारित इसमें प्रश्न पूछा गया है। 3 इसमें स्टेटमेंट बनाए गए हैं। अब इन तीनों स्टेटमेंट में से हो सकता है कि किसी एक स्टेटमेंट से सवाल आ जाए आपके एग्जाम में, आरओ के री एग्जाम में हो सकता है तीनों स्टेटमेंट से आ जाए। तो 3 स्टेटमेंट वाला सवाल हमने इसमें कराया क्योंकि लेटेस्ट ट्रेंड में है और कौन सा जो है पेयर सही सुमेलित नहीं है, कौन सा जोड़ा, ऐसे भी प्रश्न आ रहे तो हमने कराया। वन लाइनर क्वेश्चन तो अभी भी कुछ आते हैं तो वो भी चल रहा है। मतलब हर तरीके के सवालों की इसमें प्रैक्टिस कराई जाती है और पूरे सिलेबस के जो सबसे ज़रूरी तथ्य हो सकते हैं, फैक्ट्स फैक्ट्स यानी कि तथ्य जो पूछे जाने लायक तथ्य होते हैं या तो पूछे जा चुके हैं उनको हम अलग तरीके से इसमें पूछते हैं।
ठीक है? और जैसे पूछा जा सकता है वैसा भी हम प्रश्न बनाने का प्रयास करते हैं। तभी आपने देखा होगा कि जिस दिन पेपर होता है कई सारी पिक्स हम लोग देते हैं कि देखिए पेड क्विज़ ग्रुप का कोई सवाल है और ये देखिए ऑफिशियल पेपर है। तो ये कोई जादूगरी नहीं है कि पेपर में आना था और पहले ही हमने क्विज़ में करा दिया। हम ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए सबसे ज़रूरी फैक्ट्स का रिवीजन कराते हैं और वही फैक्ट्स जो है आपसे एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर पूछ लेता है। क्योंकि हमारी और एग्ज़ामिनर की सोच एक जैसी है कि सिलेबस के आधार पर सबसे ज़रूरी तथ्य एग्ज़ामिनर को पूछने हैं और वही हमारी टीम करती है। तो इसी वजह से क्वेश्चन पेपर में आने से पहले मतलब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आने से पहले ही हम आपको प्रैक्टिस करा चुके होते हैं क्विज़ ग्रुप में और इसका फ़ायदा आपको डायरेक्टली मिलता है। ठीक है? तो जैसा पेपर आता है उसी हिसाब से प्रैक्टिस यहाँ पे चल रही है। इसमें देखिए कितने क्वेश्चन हम लोग करा चुके हैं। ये 5309वां क्वेश्चन है, तो मतलब 5300 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं। ये जीएस वाले हैं, हिंदी वाले भी तमाम क्वेश्चन इसमें हो चुके हैं। हिंदी के तो इतने सारे सवाल इसमें हो चुके हैं कि आप यकीन मानिए अगर आपने सिर्फ़ पेड क्विज़ ही लगा ली हिंदी की सिर्फ़ पेड क्विज़ आपने सॉल्व कर ली और हमारे नोट्स का एक बार आपने रिवीजन कर लिया। मान लीजिए रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर नहीं भी देख पाए, विशेष का ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें थोड़ा-सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको रखनी है। तो इतना आपने कर लिया तो आप 55 तो ऑलरेडी ले आएँगे। 55 प्लस का जो टारगेट है हिंदी वाला वो पेड क्विज़ से और सिर्फ़ वन टाइम रीडिंग से अचीव किया जा सकता है। इतना तो एटलीस्ट कोई भी कर ही सकता है और ऐसा करके लोग लाए हैं। आप विश्वास करें या नहीं, अभी नहीं करेंगे, एग्ज़ाम के बाद करेंगे। पेड क्विज़ को पढ़ करके हिंदी के नोट्स एक बार पढ़ करके 55 प्लस लाए जा सकते हैं। हालाँकि जीएस में ऐसा नहीं है, जीएस में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जीएस का पेपर टफ होता है। जीएस के लिए सारे ये जो प्रश्न कराए जा रहे हैं इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो टेस्ट सीरीज़ में प्रश्न आएँगे उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और हमारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर को एक बार आपको ज़रूर देखना चाहिए और नोट्स का रिवीजन आप मल्टीपल टाइम्स जितना बार कर पाएँ उतना अच्छा होगा। अभी एग्ज़ाम नहीं है, जितना आप पढ़ पाएँ उतना पढ़िए नोट्स को, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देखिए, अच्छी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनाइए क्योंकि प्री तो पास कर लेंगे, प्री तो जैसे मैंने बताया 122, 124 का तो टारगेट रख करके अगर आप 115, 120 के बीच भी ले आएँगे तो यूआर का कट ऑफ क्लियर कर लेंगे टफ पेपर में। लेकिन जब मेंस देंगे तो जितना ज़्यादा आपने पढ़ी होगी जीएस उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा, आप दूसरे कैंडिडेट से आगे निकल पाएँगे कट ऑफ में और जो पोस्ट के लिए मेरिट डिसाइड होती है उसमें आगे रहेंगे, ठीक है? सो इसलिए सारी चीज़ों को जो है सीरियसली लेने का समय आ चुका है। डेली 5-6 घंटे पढ़ने का समय आ चुका है और अब आपको मेहनत करनी है इसमें। जो अभी मेहनत कर ले जाएगा वो बाद में नहीं पछताएगा। क्योंकि जब आयोग पेपर अनाउंस कर देगा और फिर जब आपकी तैयारी नहीं रहेगी और आप बिना तैयारी के पेपर देने जाएँगे तब कोई लाभ नहीं है। आरआरआर को जो कैंसल्ड पेपर है, जो 12 फरवरी 2024 को हुआ था, इसको देख लेते हैं हम लोग। हिस्ट्री के इसमें 18 प्रश्न आए थे, ज्योग्राफी के 25 आए थे, पॉलिटी के 10 आए थे, इकोनॉमी के 6, साइंस के 15, एनवायरनमेंट का 1 प्रश्न आया था, रीजनिंग के 15, करंट अफेयर के 18 प्रश्न, मिसलेनियस के 12 प्रश्न, एग्रीकल्चर के 5 प्रश्न, यूपी जीके के 9 प्रश्न, यूपी करंट अफेयर के 2, आर्ट कल्चर के 4 प्रश्न इसमें आए थे। तो ये आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन सा सबसे महत्वपूर्ण विषय है, कौन सा कम महत्वपूर्ण है। जैसे आर्ट कल्चर से जो है 4 ही आए थे, ऐसा नहीं हो जाएगा कि 14 आ जाएँगे, 4-5 ही आएँगे इसमें। 2-3 भी रह सकते हैं। यूपी करंट अफेयर से 2 प्रश्न आए थे लेकिन 5 तक भी आ सकते हैं। यूपी जीके से 9 प्रश्न आए थे, 10-11 भी आ सकते हैं। सबसे बड़ा पोर्शन क्या है? इतिहास भूगोल का है। आप इसको बिल्कुल ही छोड़ मत दीजिएगा। इतिहास भूगोल टफ ज़रूर है, लेकिन इसमें अगर आप आगे रहते हैं तो आप दूसरे कैंडिडेट से आगे निकल जाएँगे। कट ऑफ में दूसरे कैंडिडेट से आगे आप तभी निकलेंगे जब आप कठिन विषय को पकड़ेंगे, लेंथी विषय को पकड़ेंगे। इतिहास भूगोल कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा-सा बड़ा सिलेबस इसका होता है, सबसे बड़ी खामी यूपीपीएससी में यही है, तथ्य बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन आप तथ्य तैयार कर ले जाएँगे सारे। हमारा स्टडी मटेरियल आपको सारे तथ्य तैयार करा देगा, आपको इसके साथ समय बिताना पड़ेगा। हमारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देखने पड़ेंगे, थोड़े-से लंबे प्रतीत होंगे तब भी देखना पड़ेगा और जो नोट्स दिए गए हैं, वो एक कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन डेंस नोट्स हैं, इन्फॉर्मेशन डेंस। इन्फॉर्मेशन डेंस नोट्स का मतलब है कि उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को रखा गया है और ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाएगी। तो जितनी इन्फॉर्मेशन कवर कर पाएँगे उतना ही लाभ आपको मिलेगा, उतना ही ज़्यादा नंबर ऑफ सही क्वेश्चन आप निकाल पाएँगे नेगेटिव मार्किंग के बाद भी। पॉलिटी में 10 आए थे, ऐसा हो सकता है 12 आ जाएँ, ऐसा हो सकता है 5-6 ही रह जाएँ। तो इसमें प्रेडिक्शन गेम में नहीं पड़िएगा। ये जो पैटर्न है ये पूरा बदल भी सकता है। ऐसा हो सकता है कि भूगोल में 10-12 प्रश्न रह जाएँ और इतिहास में 25 आ जाएँ, ऐसा भी हो सकता है। तो ये खाली एक ओवरव्यू देने के लिए है। करंट अफेयर में 18 आए थे, ऐसा हो सकता है 22 आ जाएँ या 15 ही रह जाएँ, तो ये थोड़ा-सा ऊपर-नीचे रहेगा। इसी वजह से सारे विषय में ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी 4 प्रश्न जो आर्ट कल्चर के हैं, ऐसा हो सकता है कि चारों एकदम ईज़ी आ जाएँ, लेकिन आपने आर्ट कल्चर तो पढ़ा ही नहीं है, अपने बर्डन को कम करने के लिए, वहाँ पे घाटा हो जाएगा। तो जैसा मैंने कहा सारे विषयों पर आप ध्यान दीजिए अच्छे से और ये जो लिखा है 145 प्लस ये रणनीति आप छोड़ दीजिए, जो शुरू में मैंने बताई वही देखिए। 145 प्लस नीति हम लोग पहले अपनाते थे जब पेपर थोड़ा-सा अलग होता था, लेकिन अब नीति जो है 115-120 की रहेगी क्योंकि टफ पेपर तो आना ही आना है। एंटिसिपेट मत करिए, मान ही लीजिए लगभग 99% की जीएस में टफ पेपर ही आएगा, हिंदी में ईज़ी मॉडरेट आता है। तो 115-120 लाने के लिए आपको तथ्य तैयार करने पड़ेंगे और ऐसे ही तैयार करना पड़ेगा जैसे हमने पूरा स्ट्रैटेजी में डिस्कस किया हुआ है। जो मैंने बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही कंटेंट यहाँ पे तैयार करना पड़ेगा। कैंसल पेपर से हमें समझना होगा कि आपको जो है 115-120 लाने के लिए 70-75 का टारगेट रखना ही पड़ेगा जीएस में। ऐसा नहीं हो सकता है कि जीएस में सिर्फ जो है 40 से 50 क्वेश्चन सही करके ही आप कट ऑफ में आ जाए, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। जीएस में भी मेहनत करनी पड़ेगी।
जीएस के जो 140 प्रश्न होते हैं, इसमें करीब 50 आसान सवाल होते हैं। आसान सवाल में भी कई बार इन्फॉर्मेशन आप भूल जाया करते हैं। इसमें से करीब 40 सवाल आपको निकालने हैं आसान सवालों में से, ठीक है? और मॉडरेट सवाल जो करीब 60 होते हैं, इसमें से भी आपको करीब 15 सवाल जो है निकालने चाहिए। डिफ़िकल्ट सवालों में से भी करीब 10 सवाल आपको निकालने चाहिए और ऐसा अगर आप कर लेंगे, तो 10 इधर, 15 इधर, 25 और 40 इधर, 65 ये हो गए। मान लीजिए आप जो है कुछ सवाल और निकाल लेते हैं मॉडरेट में से, तो 5 इधर और अगर आपका लक अच्छा हुआ, आपने अच्छे से पढ़ा है, तो 5 इधर और निकाल लेंगे सरल वाले में से, तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा, कट ऑफ भर के यहाँ से क्लियर हो जाएगा। डिफ़िकल्ट सवालों को ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, 30 में से 10 भी आप सही कर रहे हैं, तो सही ट्रैक पर हैं। और ये कैसे पता चलेगा? ये अवधारणा सिर्फ़ बातें बनाने से या फिर बातें सुनने से नहीं, आपको प्रैक्टिस से पता चलेंगे। जब आप फुल एंड टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, तो आपको ये पैटर्न समझ में आएगा कि कितने ईज़ी, कितने मॉडरेट, कितने डिफ़िकल्ट सवाल होते हैं, ठीक? तो आपको अटेम्प्ट करते ही समझ में आ जाएगा कि हम 70 से 75 ला पा रहे हैं रीज़निंग के सवालों को सॉल्व करते हुए फुल एंड पेपर में कि नहीं। इससे आपको अंदाज़ा पड़ जाएगा। यही पैटर्न यहाँ पे रहता है और इसी पैटर्न में जैसे हमने बताया 40 से 45 यहाँ पर और 20 के करीब यहाँ पर, 20-25 यहाँ पर और 10 आपने यहाँ से निकाल लिए, तो आपका कट ऑफ निकल जाएगा। डेली स्टडी प्लान के बारे में थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। डेली स्टडी प्लान यहाँ पर 7 से 8 घंटे का मैंने लिखा था जब एग्ज़ाम डेट हमारे सामने थी, पेपर के पोस्टपोन होने से पहले, समिति बनने से पहले। लेकिन अभी भी स्ट्रैटेजी यही रहेगी, डेली आप कर लीजिए 4-5 घंटे इसको कर लीजिए जब तक एग्ज़ाम डेट नहीं है, एग्ज़ाम डेट आ जाएगी इसको 8 घंटे 9 घंटे तक बढ़ा दीजिएगा। आपको पढ़ाई करनी है रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर से, हमारी पीडीएफ से, प्रैक्टिस करनी है स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टेस्ट सीरीज़ से, पेड क्विज़ से और रिवीजन करना है यहाँ पे कैंडिडेट की ज़िम्मेदारी रहेगी और कैंडिडेट का ही कर्तव्य है रिवीजन करना, जितना ज़्यादा आप रिवीजन करिए। टेक्निक्स मैंने बता दी, टेक्निक्स कोई भी हो सकती है, चाहे आप रिवीजन करिए जो है पीडीएफ से, चाहे रिवीजन करिए रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर से, चाहे मॉड्यूल से करिए, चाहे सब्जेक्ट वाइज़ पीडीएफ से करिए, सारे ऑप्शन हमने दे रखे हैं, जो ऑप्शन आपको सूट करे उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। रिवीजन करना कैंडिडेट की ज़िम्मेदारी है। आपको बौद्धिक स्तर कैसा है, आप कितने दिन तक करंट अफेयर को या जीएस के विषय में दिए गए तथ्यों को याद रख पाते हैं, आपको पता है और आपको कितने इंटरवल पर जो है मतलब कितनी जो है दिन में दोहराव की ज़रूरत पड़ती है, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक? तो इस तरीके से हमारा स्टडी प्लान होना चाहिए। डेली जो है एक कंसिस्टेंट स्टडी प्लान रखिए। ऐसा नहीं रखिएगा कि 12 घंटे एक दिन पढ़ लिए और अगले दिन 1 घंटा दे पाए या फिर उसके अगले दिन कुछ भी नहीं पढ़ा। ऐसा स्टडी प्लान मत बनाइएगा। डेली अगर 4 घंटे का बनाते हैं तो इसको कंसिस्टेंट रखने का प्रयास करिएगा, तभी एग्ज़ाम निकल पाएगा। बाकी जो है डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप शुरू हो चुका है, उसमें आप डाउट क्लियरेंस अपना करा सकते हैं। डाउट क्लियरेंस में सिलेबस संबंधी ही डाउट बताए जाएँगे। आरओ और प्रीलिम्स सिलेबस से संबंधित कोई भी डाउट आप उसमें पूछ सकते हैं। हमारे स्टडी मटेरियल से संबंधित कोई डाउट पूछ सकते हैं, पेड क्विज़ से संबंधित कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। सारे डाउट यहाँ पर अब बताने शुरू हो जाएँगे इस वीडियो को देखने के बाद। इस वीडियो को देखने के बाद एक वीडियो नंबर 2 आएगा पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें वाला, उसको भी देख लीजिएगा। उसमें बेसिकली बताया गया है कि टेलीग्राम ग्रुप कैसे ऑपरेट करना है, कैसे आप पीडीएफ का प्रिंट निकाल सकते हैं, कैसे पीडीएफ को सेव कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, पेड क्विज़ कैसे अटेम्प्ट करना है, लिंक कैसे ओपन करना है, ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। मेन स्ट्रैटेजी वीडियो यही था जो यहाँ पर खत्म होता है। अब आपकी डेली जो है कम से कम 4 से 5 घंटे की स्टडी यहाँ पर शुरू हो जानी चाहिए।